नमस्कार, हमारे डिबेट शो मसला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सांसदों के साथ दिल्ली में बैठक करेंगे। बैठक प्री बजट मीटिंग को लेकर यह बैठक होगी और सीएम मनोहर लाल ने दिल्ली में सांसदों के साथ बैठक कर प्री बजट मीटिंग पर चर्चा करेंगे। जानकारी के मुताबिक आज रात 9 बजे हरियाणा भवन में यह बैठक होगी और प्री बजट मीटिंग पर सांसदों से चर्चा करेंगे और इसके बाद रात डिनर पर चर्चा भी होगी। केंद्र सरकार के बाद अब हरियाणा सरकार भी जल्द ही प्रदेश का सालाना बजट पेश करने जा रही है। इसके लिए एक प्री बजट मीटिंग चंडीगढ़ में कल की गई थी। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा के कैबिनेट मंत्रियों और तमाम प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक कर चर्चा की थी। बैठक में पिछले साल के बजट में की गई घोषणाओं को रिव्यू किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने मंत्रियों के साथ 5 घंटे से भी अधिक कल मंथन किया और सीएम ने अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ प्री बजट पर चर्चा की है। इस दौरान बता दें कि 2022 में बजट को लेकर की गई घोषणाओं पर भी मंत्रियों ने मंथन किया है। पहले तो केंद्र का बजट आया है 1 फरवरी को और अब 20 फरवरी को हमारा हरियाणा स्टेट का अपना जो अधिवेशन है वो हमने आहूत किया है। बजट का सेशन है। प्रारंभ में राज्यपाल महोदय के भाषण पर चर्चा होती है, धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है, उसके बाद बजट पेश किया जाता है। आज विभिन्न जो विभाग सारे हैं उनके सबके एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, उनके एचओडीज और मेरे जो मंत्रिमंडल के साथी सब आज बैठे थे और बहुत एक प्रकार से विचार किया जाता मोटा मोटा कि भी कौन कौन सी योजनाएं हमारी पिछले सालों की जो चल रही हैं उसमें आगे उनको किसको बढ़ाना है, किस में थोड़ा मॉडिफाई करना है, कौन सी नई योजनाएं बनाई जाएंगी और किस प्रकार का बजट होना चाहिए। हर विभाग के अनुसार भी चर्चा होती है मोटी मोटी, लेकिन कोई चीज़ फाइनल नहीं होती है क्योंकि एक फीडबैक मिलता है और उस फीडबैक के आधार पर नई योजनाएं बनाने के लिए उनके पास समय होता है। 20 तारीख को हमारा सेशन शुरू होगा और उससे कुछ दिन पहले तक सब सुझाव हमारे पास आ जाएंगे। विधायकों से भी हमने सुझाव मांगे हैं। कल हमारी सांसदों के साथ भी बैठक है। तो बता दें कि आज रात को 9 बजे सीएम मनोहर लाल सांसदों के साथ बैठक करने वाले हैं और रात का डिनर भी हालांकि उनके साथ किया जाएगा। ये बैठक काफी अहम है क्योंकि प्री बजट पर इस पर मंथन किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। सीएम मनोहर लाल सांसदों के साथ बैठक करेंगे। हरियाणा भवन में ये बैठक होगी। आपको बता दें कि कल भी चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने मंत्रियों के साथ बैठक की थी और बैठक में तमाम बातों का जिक्र किया गया था। जिस तरीके से आपको बता दें कि केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जा चुका है और कहा यह भी जा रहा है कि उसी के तर्ज पर और इस बार का जो बजट होगा वो काफी सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। और इसी कड़ी में कल मंत्रियों के साथ भी बातचीत की गई है। सांसदों के साथ आज रात में बैठक करने वाले हैं। बैठक हर मायने में काफी अहम है क्योंकि अब हरियाणा का भी बजट जल्द ही पेश होने वाला है और इसको लेकर तैयारियां भी चल रही है। हरियाणा भवन में यह बैठक होगी रात 9 बजे। जो खबरें सामने आई है उसके मुताबिक बैठक का समय रात को 9 बजे है। रात का डिनर भी करने वाले हैं सीएम मनोहर लाल और इस बैठक में सांसदों से सुझाव लिए जाएंगे, तमाम बातों का जिक्र किया जाएगा। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। उनसे आपका सबसे पहले परिचय कराते हैं। हुक्म सिंह भाटी जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। हुक्म जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। रविंद्र सिंह ढुल जी, ये कांग्रेस प्रवक्ता हैं और साथ ही ओंकार सिंह इनेलो प्रवक्ता हैं। आप तीनों का स्वागत है जी। हुक्म जी, शुरुआत करूंगी और सबसे पहले आपके पास ही आऊंगी। काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है। प्री बजट को लेकर चर्चा होगी। कल मंत्रियों के साथ बैठक हुई थी, इसमें भी 5 घंटे से ज्यादा देर तक मंथन किया गया। क्या लगता है इस बार का जो बजट होगा राज्य का, क्या वो सभी वर्गों को देखकर, क्योंकि केंद्र बजट पेश किया गया तो उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होगा? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, जो केंद्रीय बजट आया तो बिल्कुल उसमें सभी वर्गों का पूरा ध्यान दिया गया और सभी को कहीं ना कहीं उसमें रिलीफ दिया गया। और निश्चित तौर पर हरियाणा का बजट जो आने वाला है उसमें भी सभी जितने भी सेगमेंट है सभी को पूरी तवज्जो दी जाएगी। उसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी सभी के साथ
विचार विमर्श कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उन सब विचारों को लेकर के और चिंतन और मंथन का ये दौर जारी रहेगा और निश्चित तौर पर सभी को ये लाभकारी जो है ये बजट रहेगा। बिल्कुल। रविंद्र जी, आपके पास आऊंगी। कितना आपको लगता है कि वाकई में ये जो बजट होगा वो कहीं ना कहीं सभी वर्गों को ध्यान में रखकर रखा जाएगा, क्योंकि जो केंद्रीय बजट भी पेश किया गया उससे कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी जो है वो खुश नहीं। उनका कहना है कि ये सिर्फ गरीबों को फायदा पहुंचाने वाला बजट था। देखिए, जिस प्रकार का बजट जो है केंद्र सरकार ने पेश किया, अगर उसका रेप्लिका हुआ तो कोई किसी प्रकार की उम्मीद करना इनसे पूरी तरह से बेमानी है, क्योंकि वहां पर भी जो है लोगों को के ऊपर जो है टैक्सेस को थोपने का ही काम किया है। वहां पर जो मेन रिलीफ की जो बात थी उसमें से कोई भी रिलीफ उसमें से नहीं दिया गया है, चाहे रक्षा का बजट हो, चाहे कृषि का बजट हो, चाहे एजुकेशन का बजट हो, सभी बजट्स को वहां पर कम करने का काम किया और ओल्ड टैक्स रिजीम को खत्म करके बचत की प्रवृत्ति को समाप्त करके कहीं ना कहीं जो है भारत को जो है कंपटीशन के अंदर झोंकने का काम किए, क्योंकि नई टैक्स रिजीम में किसी प्रकार का जो है वहां पर कोई बेनिफिट नहीं मिलता है किसी व्यक्ति को बचत करने पर। तो ऐसा ही कुछ बजट की उम्मीद मेरे को हरियाणा के अंदर लग रही है। ये वॉल्यूम के अंदर दिखाएंगे कि भी हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नाम की कोई चीज किसी प्रकार की मुझे कोई उम्मीद नहीं है भारतीय जनता पार्टी से कि ये करेंगे। हालांकि इनकी ड्यूटी जरूर बनती है कि ये करें, लेकिन उम्मीद किसी प्रकार के की इनसे रखना पूरी तरह से बेमानी होगी। बिल्कुल। ओंकार सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि कोई उम्मीद नहीं है। क्या आप लोग भी यही सोचते हैं कि ये सिर्फ गरीबों को नुकसान और अमीरों को फायदा पहुंचाने वाला बजट होगा और कोई उम्मीद आप भी नहीं रखते? क्या आप लोग भी नहीं रखेंगे? सुरभि जी, देखो, हमारे उम्मीद रखने से ना रखने से कुछ नहीं होने वाला। जो इन्होंने, ये इनका 9वां बजट है। जो इन्होंने 8 बजट में जनता को दिया वही इन्होंने 9 में देने, और ये आपको भी पता कि इन्होंने 8 बजट में क्या दिया। देखिए, अभी मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि केंद्रीय बजट से प्रत्येक वर्ग खुश है। मैं उनकी बात मान लेता हूँ। मेरे को सिर्फ ये बता दें उस बजट में किसानों के लिए कोई 1-2 पॉइंट बता दे जिससे किसान खुश हो गए हों। युवाओं के लिए जो बेरोजगार है 1-2 पॉइंट बता दे जो खुश हो गए हों। गृहिणियों के लिए जो महंगाई की मार से झेल रही है 1 या 2 पॉइंट वो बता दें। मैं उनकी सारी बातें मानने को तैयार हूँ। देखो, उम्मीद होना एक अलग बात है, लेकिन हम एक सुझाव जरूर दे सकते हैं। इन्होंने बोला था, सरकार जब पहली बार बनी थी 2022 में किसान की आय दुगनी करेंगे। तो मेरी तो ये इनसे राय है, रिक्वेस्ट है कि इस बजट में कम से कम किसान को राहत जरूर देना। उसकी आय तो डबल नहीं हुई, लेकिन उसका इनपुट जो उनका बीज का, खाद का, इक्विपमेंट का खर्च है वो डबल जरूर हो गया। तो ऐसी कोशिश जरूर करें इस बजट में कि खेती बाड़ी करने वाले किसान को उसकी इनकम डबल तो ना हो तो सकती नहीं, क्योंकि इनके राज्य में पॉसिबल नहीं है, लेकिन कम से कम उसे राहत मिले। दूसरा, बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट है, उद्योगीकरण के तरफ ध्यान दें। मंदिर मस्जिद को छोड़ दें, थोड़े टाइम के लिए छोड़ दें, बाद में आ जाए दोबारा मंदिर मस्जिद में, लेकिन उद्योगीकरण की तरफ ध्यान दें। युवाओं को बेरोजगारी से युवा हमारा नशे की तरफ और कुरीतियों की तरफ चला जा रहा है, उसको रोकें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ सुरभि जी, अभी सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति ने अभी दिया है, आपको हैरानी होगी, उसमें हरियाणा का नंबर सबसे नीचे है। 33.04% नंबर मिले इसको। और ये वो इंडेक्स है जो सामाजिक सुरक्षा और न्याय व्यवस्था के ऊपर जुड़ा हुआ है। हत्या, रेप, महिला के प्रति अपराध, बच्चों के प्रति अपराध, इन मानकों को आधार मानकर जो इंडेक्स आया है वो अभी आया, आप जरा उसको देखिए। उसमें हरियाणा को सबसे कम मिले अंक 33.05। इन्होंने पोल खोल के रख दिया हरियाणा में। जो कहते हैं कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, जो कहते हैं हमारा सोशल सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, सारी की व्यवस्था खोल दी। मेरी तो इस सरकार से यही बेनती है कि आपका आखिरी बजट है, इस बजट में तो कम से कम जनता को राहत दीजिए। कृषक को, व्यापारी को, युवाओं को कुछ तो राहत दीजिए, ताकि जनता में एक आम मैसेज आए कि इस सरकार ने युवाओं के लिए, किसान के लिए कुछ किया है। ठीक है। हुकुम सिंह भाटी जी, आप दोनों ही प्रवक्ताओं को सुन चुके हैं। उनका कहना है कि ना किसानों के लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं और ना ही रोजगार
की ओर बढ़ावा देने के लिए कोई काम किया गया? इन आरोपों पर क्या बोलेंगे आप? देखिए जी, मेरे साथी केवल मुद्दे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। युवाओं को जो काम दिया, मैं केंद्रीय जो नीति है उसी से बात करता हूँ। स्टार्टअप इंडिया, सेटअप इंडिया और उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में हरियाणा में रिजर्वेशन दे करके हरियाणा के लोगों को जो रोजगार देने का काम भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी गठबंधन में हुआ है, वो कभी कांग्रेस ने तो किया नहीं। उसके अलावा आप इन्वेस्टमेंट का देख लीजिए, सरकार ने बड़े जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी अलग ला करके जो काम किया है वो कभी पहले नहीं हुआ है। आज युवाओं में एक संतोष का वातावरण है। कौशल इंडिया के जरिए भी जो है रोजगार उन्मुख जो है युवाओं को बनाया जा रहा है। उसके अलावा जो हरियाणा प्रदेश में एक वातावरण बना है वो रोजगार, अब क्योंकि ये लोग ये चाहते हैं कि वो जो युवा है वो केवल रोजगार मांगने वाला हो, लेकिन आज जो हरियाणा प्रदेश में और पूरे देश में जो वातावरण बना है उसमें युवाएं उल्टा काम देने वाला हो गया है। आज मैं अगर बात करूं कि वो सारे कलपुर्जे जो विदेश से लाने पड़ते थे आज वो देश में बन रहे हैं। हरियाणा प्रदेश तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में वैसे ही बहुत आगे है। अभी ये महिला सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, हरियाणा प्रदेश में अलग थानों की व्यवस्था करना, उसके बाद जो महिला सशक्तिकरण को पूरा करने के लिए अलग से पीसीआर लगाना और उस पर महिला स्टाफ लगाना, ये बहुत बड़ा काम जो है ये सरकार ने किया है। उसके अलावा हरियाणा प्रदेश में किसान को सम्मान राशि आप देख लीजिए, टेल तक पानी पहुंचाने की बात देखिए, खाद और बीज की व्यवस्था देखिए। दूसरी बात, पेमेंट जो कांग्रेस के समय में मार्केट कमेटी में, मार्केटिंग बोर्ड में या जो एजेंसियां खरीद करती थी, अब उसका 24 घंटे का समय दिया। उसके अलावा अगर उसका एक दिन भी होता है तो उसके ऊपर ब्याज देने की व्यवस्था सरकार ने की है। ये सारे काम आज हुए हैं हरियाणा प्रदेश में। पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, और अब 3 साल से हमारी जेजेपी गठबंधन के साथ सरकार है, जिसमें किसानों के लिए आज किसान वो त्राई नहीं करता जो कांग्रेस के समय और आईएनएलडी के समय करता था। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। वो किसानों पर जिस तरह लाठीचार्ज होते थे, किसानों को जिस तरह प्रताड़ित किया जाता था, ये आज नहीं होता है। इसलिए ये केवल विपक्ष की एक बौखलाहट है। और निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने ये सभी जो है चाहे विधायक हैं, ऑफिसर्स की भी मीटिंग की जनता के साथ गुरुग्राम में। उन्होंने उन सारे सामाजिक संस्थाओं को बुलाया जो कहीं ना कहीं जो बजट के ऊपर चर्चाएं करते हैं, उसको बुला करके उन संस्थाओं को और उनके साथ जो है वार्तालाप किया। उनकी जो उनके दिमाग में है रिकमेंडेशंस देना चाहते हैं, उन सबको लिया। आज विधायकों के साथ उन्होंने सूरज कुंड में सबके साथ मीटिंग की, और काफी ये नहीं है कोई मीटिंग एक फॉर्मेलिटी के लिए, उनके पूरे विचार लिए और उनसे लिखित में विचार लिए। उसी तरह सांसदों के साथ मीटिंग करने वाले हैं हर तबके का। उसके बाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशनों से उन्होंने चर्चा की। ये अलग अलग सेगमेंट का विचार लेकर और उनको राहत कितनी और कहां दी जा सकती है, इस सब पर माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि वो स्वयं ही वित्त मंत्री भी हैं, और वो उसके ऊपर जो है चर्चा करके एक बेहतरीन बजट ये प्रदेश में आने वाला है। ठीक है रविंद्र जी, आप लोग कह रहे हैं कि कोई विकास काम नहीं हुआ, कई सारे विकास कामों का यहाँ पे जिक्र किया गया है, क्या कहेंगे? इनकी बातों से कितना सहमत है, क्या कहना चाहेंगे? काम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो काम होते हैं, पहली बात तो हर सरकार की एक ये दायित्व है। कोई ऐसी सरकार होती नहीं है जिसके अंदर थोड़े बहुत इस प्रकार के कार्य नहीं चलते। लेकिन जो बेसिक कार्य हैं, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हैं, चाहे हेल्थ सेक्टर हो चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, उसके ऊपर जो है इस सरकार की उपलब्धि पूरी तरह से जीरो है। कोई नई यूनिवर्सिटी, बड़ी स्तर की कोई यूनिवर्सिटी यहाँ पर नहीं बनी है, कोई कॉलेज यहाँ पर बना नहीं रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के नाम पर केवल करनाल के अंदर कल्पना चावला कॉलेज मुझे याद आता है, इसके अलावा कोई कॉलेज अभी तक बना नहीं है। हालांकि इनके दावे हैं कि हर जिले के अंदर हम बनाएंगे, बट अभी तक किसी भी जगह पे कोई फंक्शनल कोई काम नहीं हुआ है।
वर्तमान सरकार की यदि हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर ये बात करें कि यदि नेशनल हाईवे को छोड़ करके, क्योंकि वो तो केंद्र का NHAI का काम है, उसको छोड़ करके प्रदेश सरकार बताए कि कौन से नए रोडों को उन्होंने बनाया है, कौन से नए रोड इन्होंने पक्के करने का काम किया है, कितने स्टेट हाईवेज इन्होंने बनाए हैं, कितने स्टेट हाईवेज को इन्होंने 4 लेन करने का काम किया है। सरकार को उनको उन चीजों को सामने रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये है पूरी तरह से जीरो साबित होंगे। यदि मैं बात करूं तो इन्होंने इनकन्वीनियंस जरूर लेकर के आए कि वे एक फालतू की योजना जैसे आपका परिवार पहचान पत्र हो चाहे प्रॉपर्टी आईडी हो, जिसके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए जो है फूकने का काम कर रहे हैं, सैकड़ों करोड़ रुपए फूकने का काम कर रहे हैं, जो केवल और केवल जनता के लिए परेशानी के सबब बन करके सामने आए हैं। इनके अलावा कोई योजना जो ये कभी कोई प्रैक्टिकल योजना की बात करें, जयंती मनाने को ये अपने आप को विकास की बात करते हैं तो 1 साल के अंदर 1000 करोड़ से ऊपर तो उसके ऊपर खर्च करते हैं ये लोग। लेकिन ये क्या इन्होंने कोई टूरिस्ट स्टेशन का टूरिस्ट हब बनाया है इन्होंने कोई नया? इन्होंने सरस्वती के उत्थान के लिए इन्होंने कहा था कि भी कई साल पहले कि हम वहां पर बजट भी देंगे, आगे लेकर के जाएंगे, उनका काम करेंगे। क्या किया इन्होंने? कुछ भी नहीं किया। तो जमीन के ऊपर इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, टूरिज्म के अंदर, एजुकेशन के अंदर, मेडिकल के अंदर कौन सा ऐसा काम किया है जिसके ऊपर इनको उपलब्धि फील होनी चाहिए, ये उसका बताने का काम करे। हम उनको सुनने के लिए तैयार हैं। ठीक है, जवाब ले लेंगे। ओंकार जी, आप भी सवाल कुछ पूछना चाहते हैं? और कहीं अभी आपने बोला कि रोजगार देने का काम नहीं किया, बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि युवा खुद ही अब हरियाणा प्रदेश में रोजगार दे रहे हैं। कितनी बातों से आप उनके सहमत हैं, क्या कहना चाहेंगे? सुरभि जी, बहुत अच्छा लगता है इन बातों का सुनना, और हम चाहते हैं बातें धरातल पे हो। कौन नहीं चाहेगा उसके प्रदेश में युवाओं को रोजगार मिले। और रोजगार के नाम पर बाटी जी, आपने कौशल रोजगार निगम बनाया। जितने युवा, जितने हमारे बच्चे ठेके पर भर्ती थे उनको कौशल में कन्वर्ट कर दिया। नंबर 2, आपने सक्षम योजना चलाई। B.Com की लड़की आज मेरे को मिली एक नगर परिषद में, B.Com किया हुआ। सुरभि जी, हमारे बच्चों के बराबर है वो। 6000 रुपये सरकार दे रही है। शर्म आती है? 200 रुपये रोज। और उस 6000 में मिसी जितनी वो छुट्टियां करते हैं वो कट जाती है उनकी। ये रोजगार दे रहे हैं युवाओं को। दीजिए, हम तो कहते हैं अच्छा आप युवाओं को काबिल बनाइए, युवा उद्योग लगाए, उद्योग लगा के रोजगार दे। लेकिन उद्योग कैसे लगेगा? देखिए, हिमाचल हमारे साथ लगता है। बद्दी ले लीजिए, नालागढ़ ले लीजिए, कालाअंब ले लीजिए, ये हमारे साथ लगते क्षेत्र है, बिल्कुल साथ। परमाणु ले लीजिए। लेकिन हमारे हरियाणा में अंबाला, पंचकुला, कालका, नारायणगढ़, ये बिल्कुल हिमाचल के साथ सटे हुए हैं। वहां तो उद्योग इतने हैं कि पूरे प्रदेश की आमदनी उद्योग से ज्यादा है, इन उद्योगों से। और हमारे यहाँ के हजारों उद्योगपति बद्दी, कालाअंब, परमाणु जाके उद्योग स्थापित किए। क्यों? क्योंकि उनको वहां पर जमीन सस्ती मिली। उनको बिजली मात्र 1.5 रुपए यूनिट मिलती है, मात्र 1.5 रुपए यूनिट। उनको 10 साल के लिए इनकम टैक्स माफ किया गया। ठीक है, उनको 10 साल के लिए GST माफ किया गया। आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हैं। केंद्र में आपकी सरकार है, आप लाइए पैकेज हरियाणा के लिए, आप लाइए पैकेज हिमाचल के साथ लगते इलाकों के लिए। हम आपका स्वागत करेंगे, हम आपको सल्यूट भी करेंगे। लेकिन अफसोस ये सिर्फ बातें करते हैं। और अच्छा, ये जो बातें कर रहे हैं ना, 1 वर्ष और बातें कर लेंगे। जनता सब समझ चुकी है। मेरे भाई रविंदर जी कह रहे थे बिल्कुल ठीक। परिवार पहचान पत्र 10 लाख लोगों को लाइन में लगा दिया, पीले राशन कार्ड काट दिए। प्रॉपर्टी आईडी 42,71,000 लोगों को लाइन में लगा दिया। 4 लाख लोगों की बुढ़ापा पेंशन काट दी इन्होंने। ये जो काम कर रहे हैं ना, इनके आगे कर्म आगे आएंगे। कोई जरूरी नहीं है इनको बताना, लेकिन ये समझने वाले नहीं है। हम ये चाहते हैं इस बजट में फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है, जो पहले से ढोल बजा रहे थे, 6.5 लाख करोड़ के हमारे इन कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, MOU साइन हो गए, और मात्र 10,000 करोड़ आया अभी तक। हम चाहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। और सबसे बड़ी बात है, हम ये चाहते हैं कि प्रदेश के सिर पर कर्जा ना बढ़े। जब 2004 में चौटाला साहब की सरकार थी, 2000 करोड़ सरप्लस था बजट में, आप नेट पे उठा के देख लीजिए। और जब कांग्रेस की सरकार रही, 67,000 करोड़ कर्ज चढ़ा, और अब इन्होंने 3 लाख करोड़ कर्ज कर दिया है। देखिए कितनी विडंबना है। आप कर्जे का घी लेके जनता के पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। आप मनाइए जयंतियां, कौन मना करता है? ठीक है, ठीक है, आप धार्मिक प्रोग्राम कीजिए, सामाजिक ठीक है। कीजिए। ओंकार जी, ठीक है, अच्छी ठीक बात, आप खुश है। जवाब भी, ठीक है, जवाब भी जानना है।
हुकुम सिंह भाटी जी, कांग्रेस की जो प्रवक्ता, उनके भी कई सवाल थे, वो सुनने के लिए तैयार हैं। अभी आपने इनेलो प्रवक्ता को भी सुन चुके हैं, क्या जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि आरोप तो कई लग रहे हैं देखिए उनके द्वारा? बहुत जी, अच्छा एक गाना है कि जो दिल का दर्द जवां पर आ गया, ये इनके जो दिल में जो असली दर्द था वो आ गया है सामने। वो असली दर्द था जो इन्होंने पर्ची और खर्ची से जो इन्होंने भर्तियां की, अब उन भर्तियों को या तो वो हाईकोर्ट में चैलेंज है, और क्योंकि वो प्रॉपर एक प्रोसेस इन लोगों ने चाहे आईएनएलडी की, और उसमें तो अब कहने की बात ही नहीं रह गई है। आईएनएलडी पर तो जिस तरह का कलंक का टीका लगा हुआ है, वो ओमकार जी कोई धो तो सकते नहीं है उसको, क्योंकि वो धुलने वाला नहीं है। दूसरी बात, कांग्रेस ने भी यही काम किया, इन्होंने पर्ची खर्ची से अपने भाई भतीजे रिश्तेदारों को लेकर प्लॉट ही अलॉट कर दिए। 16 प्लॉट हुआ साहब ने अपने रिश्तेदारों को दे दिए। इनके यहाँ तो यही चलता है और यही ये चाहते हैं। आज माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में डिजिटलाइजेशन करके मेरिट के आधार पर नौकरियां देने का काम, मेरिट के आधार पर उनका चाहे हो स्टेशन पर, आज उद्योग नहीं है ट्रांसफर का, जो कांग्रेस के समय आईएनएलडी के समय उद्योग चलता था वो उद्योग नहीं है। ये काम करने का जो काम हरियाणा प्रदेश में पिछले 5 साल में और इन 3 सालों में हुआ है, वो कांग्रेस और आईएनएलडी के सिर्फ पचाया नहीं जा रहा है। ये इसलिए इनकी जवाब पर ये सब कुछ आ गया है। दूसरी बात, इन्होंने परिवार पहचान पत्र की बात की। आज उसी परिवार पहचान पत्र से लाखों लोगों के जो फर्जी, जो कोई पेंशन ले रहा था, कोई किसी तरह की सरकार से सुविधाएं ले रहा था, वो सब बंद करने का काम किया। बहुत सारे लोग बीपीएल में सरकार ने किसी को नहीं काटा। जिन्होंने अपनी आय 1,80,000 रुपए तक भरी है, वो सारे के सारे बीपीएल में हैं। इन लोगों ने क्या किया, कांग्रेस और आईएनएलडी के समय मुंह देखकर टीके किए। जो इनके चहेते थे वो सारे के सारे बीपीएल में आगे, आज उनका वेरिफिकेशन करके उन सबको अलग करने का काम किया, इसलिए इनको दर्द है। दूसरी बात, हरियाणा प्रदेश में देखिए माननीय मनोहर लाल जी ने जो बजट, पिछला बजट था, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि किन किन मदों में, जिन मदों में काम हुआ, मैं अभी वो भी गिनवाऊंगा क्या काम हुआ, तुमने क्या किया और हमने क्या किया। लेकिन माननीय मनोहर लाल जी ने कहा जिन मदों में मान लिया वो पैसा यूज उसमें कम पड़ा है, उन मदों को ठीक से और व्यवस्थित किया जाएगा। देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में, इन्होंने हाईवे की बात तो अभी रविंद्र ढुल खुद ही बता रहे थे, हाईवे का जाल पूरे देश में, और हरियाणा प्रदेश में वो रोड, स्टेट हाईवे और दूसरे रोड, वो जो आज हरियाणा प्रदेश में दिखाई देते हैं, वो कांग्रेस और आईएनएलडी क्यों नहीं बना पाई? इनसे कोई सवाल पूछे कि जरा जवाब तो दे दो। जो मैं तो एक छोटे से एक उदाहरण दे रहा हूं जिसको पूरा हरियाणा जो है जानता है। दिल्ली से चंडीगढ़ आज जो 3 और 3.5 घंटे का रास्ता रह गया, जो समय लगता है, इनके समय एक भी पुल पूरा नहीं हुआ। आज सारे के सारे पुल पूरे हुए, उसके अलावा और नए पुल बनने लग रहे हैं। ये सब कुछ काम किया। पूरे हरियाणा प्रदेश में हाईवे का जाल फैलाया। शिक्षा की ये बात कर रहे थे, मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे थे। आज हरियाणा सरकार ने वो डेवलपमेंट का काम किया है, उसको व्यवस्थित करने का काम किया। निश्चित तौर पर हम हर जिले को मेडिकल कॉलेज देंगे, जिसके शुभारंभ हो चुका है। ये कहते हैं एक का भी नाम बता दें। मेरे फरीदाबाद में ही अटल बिहारी वाजपेयी स्वास्थ्य, जो सरकारी स्वास्थ्य चिकित्सालय वहां पर जो खुला है जी, जो काम कर रहा है, ये कहते हैं एक तो गिनवा दो। और एक नहीं, मैं आपको अनेकों गिनवा सकता हूँ। आप जींद का देख लीजिए, आप हमारे मेवात का देख लीजिए, ये सारे जो है चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो चाहे और दूसरे आप विभाग ले लीजिए, उनको व्यवस्थित करने का काम, बच्चों को प्रशिक्षण का काम, नई शिक्षा नीति ला करके, और जो शिक्षा का प्रचार प्रसार है ठीक से हो, व्यवसायीकरण हो उसका, बच्चे कुछ सीखकर आगे जाएं। उसके अलावा स्पोर्ट्स में उपलब्धि देख लीजिए, इन्होंने केवल मेरा तेरा करके उनको नौकरी देते थे, आज एक खेल नीति बना करके इतने सारे मेडल हरियाणा प्रदेश में आए। ये माननीय मनोहर लाल जी की एक बहुत बड़ी सूझबूझ का एक परिचायक है। माननीय मोदी जी ने जिस तरह से
हमारे खिलाड़ियों का प्रोत्साहन वर्धन किया। ठीक है हुकुम, ठीक है खिलाड़ियों के विषय में एक बात कहूंगा जी, ये एक उन खिलाड़ियों को मिलते थे जो कांग्रेस सपोर्टर होते थे, जो कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, लेकिन आज हर खिलाड़ी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी उनके साथ मिलते हैं, इंटरेक्शन करते हैं और आज खिलाड़ियों में जो ठीक है जवाब देना चाह रहे रविंद्र जी। ठीक है भाटी साहब, समय थोड़ा कम है हमारे, रविंद्र जी जवाब तो देना चाह रहे लेकिन समय कम है। रविंद्र जी आगे इस चर्चा को हम कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आप तीनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्री बजट को लेकर सांसदों से सीएम चर्चा करेंगे आज 9 बजे, जो खबरें सामने आई उसके मुताबिक आज रात को 9 बजे ये बैठक होगी और इस बैठक में सीएम मनोहर लाल सुझाव भी लेंगे। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।